हाल ही में एक फिल्म रिलीज़ हुई है एनिमल, जो कई वजहों से चर्चा में है। कुछ अपने कंटेंट की वजह से, कुछ बॉक्स ऑफिस स्मैश हिट की वजह से, कुछ रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस की वजह से और कुछ उसके अंदर मौजूद सुपर वायलेंट सीन्स की वजह से। शायद यही कारण है कि मैंने भी सोचा कि इस फिल्म को मैं अपने ढंग से एनालाइज करूं और इसकी खूबियां और इसकी खामियां इस पर अपनी राय कायम करूं। वैसे भी देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है तो ऑडियंस में एक किस्म का पोलराइजेशन हो जाता है। समाज का एक बड़ा तबका फिल्म को पसंद करता है और समाज का एक हिस्सा उस फिल्म के कंटेंट से अपनी हामी नहीं भर पाता। उसे बहुत सी वजहों में प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। तो ये अच्छी बात होती है। किसी भी चीज़ के हिट होने में, कामयाब होने में ये बात देखी गई है कि उसका पोलराइजेशन एक अहम हिस्सा है। तो आइए फिल्म को अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे कहानी को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस कहानी में जो मूल कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बात ज़रूर करना चाहूँगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट नया है। इस कॉन्फ्लिक्ट पर फिल्मों में बहुत अच्छे से इसको दिखाया नहीं गया है। कॉन्फ्लिक्ट है फादर सन कॉन्फ्लिक्ट, और वो भी उसका बैकड्रॉप या उसकी पृष्ठभूमि जो है वो रिच बिजनेस फैमिली है। वन ऑफ द टॉप मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बिजनेस एम्पायर इन द कंट्री, और उसके फादर और सन के बीच में जो मनमुटाव है, और वो आइडियाज़ का मनमुटाव नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है वो बचपन में नेग्लेक्टेड चाइल्डहुड का प्रॉब्लम है, विच इज़ एज अ थीम इट इज़ वेरी गुड। इस तरह की फिल्में, इस तरह की कहानियाँ अभी तक भारत में नहीं आई हैं। थोड़े लेवल पे जैसे एक शक्ति फिल्म थी, उसमें भी फादर सन में एक तकलीफ थी, लेकिन वो आइडियोलॉजी को लेकर थी। हाँ, उसमें भी बेटे की तकलीफ यही थी कि बाप ने उसको ठीक से टाइम नहीं दिया, बाप ने उसको अटेंशन नहीं दिया, वो इतने ज़्यादा अपने काम में बिजी रहे। यही प्रॉब्लम यहाँ भी है। लेकिन अब जो बेटा है उसके मन में उसका जो इमोशनल मेकअप है, इमोशनल वर्ल्ड है, उसमें अलग किस्म की तकलीफ पैदा हुई है छोटी उम्र से ही। दैट ही हैज़ बिकम वेरी वायलेंट नाउ बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ पावरफुल एम्पायर। ही कैन यूज गन्स, ही कैन हायर पीपल, he can fight on his own and take action despite the fact that it is not approved by his father. ये इस कहानी में एक नयापन है जो आज तक किसी फादर सन रिलेशन में नहीं देखने को मिला है। रियल लाइफ में तो ऐसा है, बट फिल्म में ये पहली बार आया है। तो ये एक इसकी खूबी एक तो ये है। दूसरी, ये अमीर लोगों की दुनिया का दर्पण है। और व्यक्तिगत रूप से मैं इसे ऐसे देखता हूँ कि अमीर लोग अपने काम को लेके, अपनी सक्सेस को लेके कितने ज़्यादा इन्वॉल्व्ड और रूथलेस होते हैं इन अ डिफरेंट वे, और उनका जीवन कितना एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट से भरा है और कितना अच्छा नहीं है। दे आर ऑल इन अ वेरी डिसइल्यूजन्ड वर्ल्ड। वो ऐसे जी रहे हैं जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में है, बट फिर भी कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। अपने वैभव के लिए, अपने एक्स्ट्रा मनी और सक्सेस के लिए, वेल्थ के सक्सेस के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। ये इस फिल्म में देखने को मिलता है। बेसिकली अमीर लोगों की एक मिजरेबल वर्ल्ड हम देख रहे हैं। वी आर नॉट सीइंग एन आइडियल, अ वेरी इंस्पिरेशनल वर्ल्ड ऑफ रिच मैन। ये भी पहली बार देखने को मिला है। एक दो फिल्म में इस तरह की बात आई है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे और इतने क्लियर विजन के साथ हमने किसी फिल्म में ऐसा नहीं देखा है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ये विचार, ये दृष्टि बहुत पसंद आई, क्योंकि अमीरों की दुनिया कोई बहुत आदर्श दुनिया नहीं है। वो डेफिनेटली मेहनतकश लोग हैं, वो डेफिनेटली गो गेटर्स हैं, वो डेफिनेटली अपने काम के पीछे पागल हैं, लेकिन उस प्रोसेस में वो कितना कुछ खो देते हैं और कितना नुकसान करते हैं, न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का और अपने देश का भी, केवल अथाह धन को इकट्ठा करने के चक्कर में। और उनकी लाइफस्टाइल
कितनी ज़्यादा इनह्यूमन है एक तरह से। उनकी ह्यूमैनिटी केवल ऊपर ऊपर लेवल पे है, लेकिन अंदर अंदर से वो एनिमल की तरह ही जी रहे हैं। ये बात भी इस फिल्म में देखने को मिलती है। जहाँ तक डायलॉग्स की बात है, डायलॉग्स में कुछ नयापन, कुछ अच्छापन, और किसी हद तक हम जिसे पढ़ा लिखा या जो जेंटलमैन समाज है उसे वल्गर कह सकता है, लेकिन वो सेक्स से रिलेटेड कुछ कुछ जोक्स, कुछ कुछ पन, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुतों को अच्छी लग सकती हैं और बहुतों को अच्छी नहीं लग सकती है। राइटिंग एंड डायरेक्शन से फिल्म बहुत अच्छी है, नो डाउट। ये इसकी अच्छाइयाँ हैं, और अच्छाइयों में परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग जो बात है वो है रणबीर कपूर एज एन एक्टर की परफॉर्मेंस। इट इज़ जस्ट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। और इस फिल्म ने रणबीर कपूर को एज एन एक्टर पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया है। दैट ही इज़ नॉट जस्ट अ स्टार बट ही इज़ अ परफॉर्मर, ही इज़ एन एक्टर। और उसके पास कुछ कुछ ऐसे सीन थे जिसमें उसने बहुत ही शानदार अभिनय किया, और अभिनय की दृष्टि से वो बहुत ही मैच्योर वर्क कहा जा सकता है, ये देखने को मिली। इसके अलावा दूसरे एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया है, जिसमें अनिल कपूर साहब तो हैं ही, और जो हीरोइन का रोल कर रही है उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन रणबीर इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। एक वक्त में तो ऐसा लगता है कि सारे दूसरे एक्टर्स इधर खड़े हैं और ये मिस्टर रणबीर कपूर मीलों आगे उनसे खड़ा परफॉर्म कर रहा है। जहाँ तक परफॉर्मेंस वाले सीन्स की बात है, उसमें एक सीन मेरे लिए पर्सनल, मेरे लिए बहुत ही ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग और वर्थ टॉकिंग सीन है, जब वो अपने फादर से सेकेंड हाफ में, नियरली जस्ट बिफोर द क्लाइमैक्स एंड ऑल, वो अपने फादर को याद दिलाता है कि बचपन में मैं कैसे आपसे पापा पापा कह के आपसे कुछ कहना चाह रहा था, और आप फ़ोन में लगे थे और आपने मुझे डांट दिया, बहुत बुरी तरह डांट दिया, फिर थप्पड़ भी मारा। इस सीन को वो री इनैक्ट करवाता है फादर से, जिसमें वो फादर का अभिनय करता है और अपने फादर को बोलता है कि आप बेटा बनिए, मैं आपकी तरह एक्ट करता हूँ, जो आपने किया आप सुनिए। वो सीन मेरी नज़रों में उस फिल्म में जो उसका प्लेसमेंट है वो भी उस फिल्म को एक अलग ऊंचाई पर ले जाता है, और एज ए परफॉर्मर उसमें रणबीर बहुत ही शानदार अभिनय करते हैं। वो सीन पर्टिकुलरली मेरी नज़र में एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट सीन्स है, इवन किसी एक्टर के करियर का, इनका तो है ही है। तो ये अच्छाइयाँ हैं। बाकी अच्छाइयों में ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं, वेल शॉट है, एडिटिंग शानदार है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। हाँ, अब जिसमें मैं पहले जिस चीज़ की तारीफ करूँगा उसके मेरिट्स गिनाऊंगा, फिर उसके थोड़ी सी कमियां बताऊंगा, वो है वायलेंस की। फिल्म में भर भर के वायलेंस है। रसों की भाषा में कहें तो ये रौद्र रस प्रधान फिल्म है, रौद्र रस प्रधान लेखन भी है और फिल्म भी है। तो इसमें आपको रौद्र रस से मुक्ति मिलती ही नहीं है। तो ये कंटिन्यूअस वायलेंस का टेस्ट ऑडियंस को करना ही पड़ता है। बीच बीच में कुछ कुछ टॉकी पोर्शंस हैं, बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं और बिजनेस वाली बातें भी हैं। बीच में श्रृंगार रस का भी एक्सप्रेशन होता है, लड़का लड़की के रोमांस की बात होती है, पर वो थोड़े समय के लिए, जिससे एक अच्छा रिलीफ भी मिलता है। और उसमें भी हम अमीर लोगों का जो भव्य जीवन है वो भी हम देखते हैं, लेकिन फिर शादी होती है और शादी के बाद तो वैसे ही रोमांस चला ही जाता है, तो वो भी इसमें दिखता है। बट रौद्र रस का भरपूर इस्तेमाल है। अब उसमें अच्छाई क्या है, कुछ वायलेंट सीन्स फाइट के और शूट आउट्स के बहुत अच्छे ढंग से दिखाए गए हैं, लेकिन वही अगर अच्छा खाना भी बार बार आप परोसेंगे तो वो डाइजेस्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। एक बहुत ही क्लासिक फिल्म में वायलेंस के डोज के साथ साथ थोड़ा श्रृंगार रस अच्छे से आना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा हास्य रस भी होना चाहिए, थोड़ा वीर रस तो है ही इसमें, थोड़ा सा करुण रस भी होना चाहिए, दुख के भाव भी आने चाहिए, तब जाके एक कंप्लीट फिल्म या कंप्लीट ड्रामा बनता है जिसमें तमाम रसों का बड़ा शानदार समन्वय हो। तो इसमें वीर रस और रौद्र रस इसी का यही ज़्यादा हावी दिखाई देती है। बट तारीफ में ये कहना चाहूँगा कि उसका ट्रीटमेंट बहुत शानदार है, और वो बहुत जो एक रॉ इमोशन है वायलेंस का या क्रोध का, रौद्र का, वो देखने वाले को टच करता है कई बार। और आप एज एन ऑडियंस रणबीर कपूर एज अ कैरेक्टर से आप एक सिंपैथी रखते हैं, अच्छा लगता है आपको, आप उसे जुड़ जाते हैं।
वो ऐसा नहीं लगता कि ये कोई विलन है और गलत कर रहा है, उसका वायलेंट बिहेवियर जस्टिफाइड है। जहाँ तक इस वायलेंट सीन्स की बात करूँ तो उसमें जो मेरी नज़र में एस्थेटिक डिलाइट जिस वायलेंट सीन से मिलता है वो है सीन का जो लास्ट सीक्वेंस में जो मिस्टर बॉबी देओल और रणबीर कपूर के बीच जो फिजिकल फाइट होती है, दैट इज अनदर माइंड ब्लोइंग वायलेंट सीन दैट गिव्स यू प्लेजर ऑफ वायलेंस इफ यू एंजॉय अ सीन फ्रॉम ड्रामा पॉइंट ऑफ व्यू और सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दोनों को आपने कपड़े उतार दिए हैं। तो नेकेड बॉडी में, जैसे मुझे महाभारत में भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध का जो प्रसंग है वो याद आया। उसमें भी कुछ इस तरह का ही था, खून से लथपथ और युद्ध चल रहा है। तो उस वक्त भी बेशक वो युद्ध जो भीम और दुर्योधन का था वो इतना खतरनाक लेवल पे चला जाता है, लेकिन फिर भी ऑडियंस उसका आनंद लेती है। कुछ यहाँ भी वैसा है। इसमें भी फिल्म मेकर ने उसको इतना एस्थेटिकली बनाया है कि वो बुरा लगते हुए भी बुरा नहीं लगता है। वो सिनेमा और ड्रामा की दृष्टि से वो कहीं आपको अफेक्ट करता है कि आप उसकी तारीफ करें। बेसिकली वेल शॉट, सिनेमेटिकली वेल शॉट। लेकिन अब हम आते हैं थोड़ी फिल्म में जो थोड़ी सी कमियां, वो यही है कि वायलेंस का बहुत ज़्यादा यूज़, हर 4 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद जो आप वायलेंस देखते हैं, तो जो आदमी संजीदा दिमाग वाला आदमी है और एक अच्छी विचारों से प्रेरित है, वो इतना ज़्यादा वायलेंस डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। कौन लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं? मैंने इस पर चिंतन किया, कल से सोच रहा हूँ। जिनका मन बहुत ज़्यादा रौद्र रस से भरा है और मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, those who have suppressed anger issues with themselves, they will definitely enjoy these violent scenes because it comes in a very therapeutic way. देखने वाले की थेरेपी हो सकती है अगर वो वायलेंस से ग्रस्त है खुद तो। लेकिन जो व्यक्ति इतना वायलेंस से पीड़ित नहीं है, वो व्यक्ति इतना वायलेंस देख नहीं पाएगा। ये बात मैंने अभी कही। और अगर हम इस फिल्म को ट्रीट कर रहे हैं एज क्लासिक फिल्म, कल्ट फिल्म, चूँकि इसके अंदर कुछ नयापन और खूबियाँ हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इससे प्रेरणा लेते हुए बहुत तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस पर फिल्में बननी शुरू हो सकती हैं। तो उस दृष्टि में ये कहाँ कम रहती है, बिकॉज सारे रंग सारे रस इसमें नहीं है। हमारे देश में एक फिल्म बनी है शोले, उसके इतने क्लासिक होने की वजह यही है कि उसमें नवरस पूरी मात्रा में है। आदर्श ड्रामा चूँकि सिनेमा की जननी है, इसलिए मैं ड्रामा शब्द का यूज़ कर रहा हूँ। सारे रसों का प्रयोग, सारे रसों का इस्तेमाल अगर बराबर मात्रा में हो रहा है फिल्म में, तो ही वो आपको पूरी तरह से टच करती है। इस दृष्टि से हमारे रामायण और महाभारत एक क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। ये कहना आसान है, लेकिन बनाने में, उसको स्क्रिप्ट के लेवल पे लाने में बहुत 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 मुश्किल है। तो फिर भी अगर ये नियर क्लासिक फिल्म जैसी बन रही है, तो भी अगर हम इसमें 2-3 सुझाव दें कि यदि इसमें दूसरे रसों का इस्तेमाल भी ठीक मात्रा में होता, तो फिल्म आउट एंड आउट एक ऑस्कर विनिंग फिल्म है और बन सकती है। दूसरी बात यहाँ पे, इस फिल्म के बाद जो मैं कह रहा था कि कुछ नए कॉन्फ्लिक्ट पे सीन बन सकते हैं, कुछ नए कॉन्फ्लिक्ट पे फिल्में बन सकती है, वो इस फिल्म की एक देन हो सकती है आने वाले समय के लिए। हम जिस समाज में अभी जी रहे हैं, इसमें 2-3 बातें हैं। हम जिस समाज में अभी जी रहे हैं उसमें परिवार एक तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। हम कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं सभी। फादर सन कॉन्फ्लिक्ट एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्लिक्ट, ठीक ऐसे ही मदर सन कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक ऐसे ही मदर डॉटर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक ऐसे ही फादर डॉटर कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक ऐसे ही सिस्टर ब्रदर कॉन्फ्लिक्ट है, ब्रदर ब्रदर कॉन्फ्लिक्ट है, फिर ठीक ऐसे ही फ्रेंड्स का कॉन्फ्लिक्ट है, नेबर्स का कॉन्फ्लिक्ट। हम कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हैं कंप्लीटली। हमारे जो रिश्तों की दुनिया है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। शायद ही कोई रिश्ता है जो ठीक से मैनेज हो रहा हो किसी परिवार में। तो ये तो परिवार की बात हुई। तो इसलिए मटेरियल, ये फिल्म ने एक रास्ता खोल दिया। अब फादर सन के कॉन्फ्लिक्ट आपने बड़े बिजनेस वर्ल्ड में लिया है, अब आप मिडिल क्लास में भी ले सकते हैं, इवन झोपड़पट्टी में भी ले सकते हैं। फादर सन के कॉन्फ्लिक्ट पे वैसे भी साहित्य में भी बहुत कम लिखा है। एक किताब याद आती है, फादर्स एंड सन्स,
तुर्गनेव की एक किताब है। और वैसे भी लिटरेचर में भी फादर सन के रिश्ते को ठीक से समझा नहीं गया। एक बड़ी अच्छी फिल्म थी आई नेवर सैंग फॉर माई फादर, इसमें भी फादर सन कॉन्फ्लिक्ट की झलक देखने को मिली। फादर वैसे भी बेचारा मिसअंडरस्टूड है फैमिली के स्ट्रक्चर में। इस फिल्म में भी स्क्रिप्ट की नज़र से एक ये कमी आती है कि फादर का पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं देखा। वो एक रूथलेस बिजनेसमैन तो है, लेकिन अगर वो पिता है और अगर उसने जैसा जीवन जिया अपने फादर की वजह से या अपने एम्बिशन की वजह से, वो अपने बेटे को अगर टाइम नहीं दे पाया तो उसे कहीं कोई गलती का एहसास नहीं हो रहा, कोई रिमोर्स नहीं हो रहा। क्या वो इतना रूथलेस है अपने पैसे कमाने की दौड़ में? शायद ऐसा ही होगा, फिल्म यही दिखाती है। तो अगर कहीं कोई पैचअप जैसा भी होता फादर सन में तो फिल्म में और एक बेहतर बात होती, पर शायद वो फिल्म मेकर की इच्छा नहीं थी और शायद वो उसके स्क्रिप्ट और स्टोरी के आइडिया के साथ मैच नहीं कर रहा था। ये डिपेंड करता है कि फिल्म मेकर राइटिंग में क्या चाहता है। तो ये मैंने बात बताई कॉन्फ्लिक्ट की, रिश्तों की। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, वो है कि समाज अमीरों को देखकर चल रहा है। एक तरह से अमीर इस वक्त समाज को चला रहे हैं। तो अगर हम इसे भारत के वर्ण व्यवस्था से, वर्ण से एक्सप्लेन करें, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग वर्ण आते हैं, तो ये वैश्य युग का दौर आ चुका है। वैश्य आर गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एवरीथिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बच्चे के पैदा होने से लेकर मृत्यु तक अब वैश्य का पूरा पूरा कंट्रोल है। और ये कंट्रोल कितना अच्छा है, कितना कम अच्छा है, कितना बुरा है, कितना एक्सप्लॉइटेटिव है, कितना डेंजरस है, इस पर वैचारिक लोगों को अपनी बात कहनी होगी और कहानी के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से लोगों तक पहुंचानी होगी। मेरी नज़र में वैश्य युग अब धीरे धीरे अपने क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है, जहां उनका जो खोखलापन है वो एक्सपोज हो रहा है। इन अ वेरी blunt way, if I say that the Vaishya of every country, they are doing more dangerous thing for the society, which will lead them or the society towards destruction, disgruntlement and large scale unhappiness, large scale misery. ये सबसे खतरनाक बात है हमारे आज के समाज में, और जो समाज वैश्यों द्वारा गाइडेड है। हर कोई अमीर बनने की दौड़ में चल पड़ा है, जबकि ज्ञान की बात यह है कि बाय नेचर हर कोई अमीर नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि अमीरी हावी है और अमीरों की दुनिया हावी है और अमीरों को अपने जैसे लोग ही चाहिए जो पैसा 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 करते रहें और मनी ओरिएंटेड ही चलते रहें। इस मनी के साथ हमारे साथ जो टेक्नोलॉजी भी जुड़ रही है और टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी साइंस के नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं और जिसका इस्तेमाल अमीर लोग कर रहे हैं, और जो समाज पर थोपा जा रहा है वो हेल्दी है या नहीं है बगैर इसकी फिक्र किए। लेकिन अपने आप को बचाने के प्रोसेस में ये वैश्य जो जो कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा साबित नहीं होने वाला है। इस पृथ्वी के लिए वो घातक है। ठीक ऐसे ही जैसे किसी ज़माने में डायनासोरस घातक थे, या ठीक ऐसे ही जैसे क्षत्रिय घातक थे एक समय में, केवल युद्ध से चीज़ों को सॉर्ट आउट करते थे, या एक समय में ब्राह्मणों ने भी समाज का रक्त चूसा है अपनी बहुत सारी कथाएं और कहानियां कह के। तो ये नेचर का एक प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सोशल साइंस की बात शेयर करना चाहता हूँ कि वी आर गोइंग थ्रू द क्राइसिस ऑफ दिस एज कॉल्ड एज वैश्य एज और वैश्य एरा, एंड द नीड इज टू rectify the mistakes. And who will rectify the mistakes? The people who are thinkers, the people who are learned, people who are scholars, and people who are social reformers, who have an idea that what is a balanced society. So, and how to do it in a nice way. The best way is drama and cinema and stories and dance and songs and lyrics and everything. आज हम जो पूरा समाज इस मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है उसकी देन यही है, वैश्य युग है। 100 साल पहले हमारे पास वैश्यों ने अपना एक कंट्रोल तो साबित कर दिया था, लेकिन एक ख़ास विचारधारा भी थी जिसे समाजवाद साम्यवाद चिंतन कहते हैं। उस विचारधारा से कम एक पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा इज्जत से जी लेता था।
आज वो विचारधारा खत्म हो गई. द फॉल ऑफ आइडियोलॉजी इज अ बिग प्रॉब्लम. वो एक अलग क्राइसिस हुई. सो एनी इंटेलिजेंट मैन who doesn't have money or who is not a slave to money, he finds himself in a miserable condition. वो ना इधर है ना उधर है. बुद्धिजीवी और विद्वान और बुद्धिमान की कोई पूछ नहीं है. अगर वो इन वैश्यों के साथ उनकी चाकरी नहीं कर रहा है तो पहले वो चाकरी न करते हुए भी एक विचारधारा से जी रहा था जिससे उसे बल मिल रहा था. आज वो बलहीन है. तो यहां पर भी एक बात आती है कि समाज को एक नए विचार की जरूरत है. समाज में एक नए वैचारिक क्रांति की जरूरत है. और इस फिल्म को देख के मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज में एक स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी को फिर से लाने की ज़रूरत है इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, इन अ वेरी ऑर्डर्ड वे, एंड दैट कैन बी अ sigh of relief for all those who are not chasing money, chasing richness and chasing big money like a slave or like a madman. तो ये मेरी अपनी एक एनालिसिस है. चूँकि मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है. फिल्मों के ज़रिए एक वैचारिक बात भी होनी चाहिए और फिल्मों के ज़रिए समाज को एक दिशा निर्देशन भी होना चाहिए. एंड इससे रिलेटेड एक दो बातें भूल गया जो मैं बोलना चाह रहा था. वो ये है कि एंगर एक इशू है, एक बड़ी समस्या है एंगर. और इस पर बातचीत तो हज़ारों साल से हो रही है. लेकिन एंगर के साथ कोई क्या करे. एंगर को दबा दे तो आदमी बीमार हो रहा है, और एंगर को खुल के बोले तब भी आदमी बीमार कहलाया जाता है. लोग उसे थेरेपी और साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, दवाइयाँ देते हैं. एंगर मैनेजमेंट एक फिल्म बनी थी. दरअसल ये फिल्म एंगर मैनेजमेंट वाली फिल्म ही है, डन इन अ वेरी डिफरेंट वे. उस फिल्म में जो निदान दिखाया था, उस फिल्म में जिस तरह से एंगर मैनेजमेंट के क्राइसिस को सुलझाने की कोशिश की गई थी, वो एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज था. वो एक प्रेरणादायक फिल्म थी. तो इस फिल्म की ये संभावना थी कि इसके इन इश्यूज़ को कैसे हैंडल करें, इसके इस एनिमल प्रोपेंसिटी वाले इशू को कैसे सॉल्व करें. क्या कर सकता था फादर, या क्या कर सकते थे वो लोग जो इसके फैमिली में थे कि ये थोड़ा सा एक बेटर ह्यूमन बीइंग के ट्रैक पे चलता. तो वो फिल्म का मिसिंग पॉइंट है. वही फिल्म की थोड़ी थोड़ी डीमेरिट्स हैं, लेकिन ठीक है, फिल्म में फिर भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं. वो लोग देखने जाएं जो वायलेंस को डाइजेस्ट कर सकते हैं. मैं अपनी तरफ से ये राय देना चाहूँगा कि वही लोग इस फिल्म को ये फिल्म उनके अंदर वो रसात्मक अनुभूति दे सकती है जिनके भीतर रौद्र रस बहुत भरा है. ये रौद्र रस के खुद वो ग्रस्त हैं उससे, और रौद्र रस का एक तरह से रेचन करना चाहते हैं. तो ये फिल्म एक तरह से रेचक का काम करती है उनके लिए जिनका एंगर सप्रेस्ड है या जो खुद एंगर प्रोन है. बाकी लोगों को ये फिल्म में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है. बट कुल मिला के एक बहुत बहुत अच्छी कोशिश है. कोशिश ही नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है. रणबीर कपूर को हैट्स ऑफ फॉर हिज परफॉर्मेंस. एंड डायरेक्टर नीड्स with his team of writers and cameramen and editing and music and everything, he needs to be appreciated and cheered and applauded for his brilliant work and paving a way for new kind of films, which I said, which should revolve around the conflicts in our Indian society. That's important. हमारे यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं पारिवारिक संबंधों में खासकर. उसमें समस्या के साथ अगर निदान आ जाए तो सोने पे सुहागा. Thank you so much. Goodbye and namaskar.